ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चैप्टर नंबर 10 है, जो गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव बुक है, उसी का चैप्टर ये है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर के 9 तक के जो चैप्टर है गुप्ता एंड गुप्ता का, उसको सॉल्व कर चुके हैं और इस चैनल पे अपलोड किया हुआ है। ये चैप्टर इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को सॉल्व कर रहे हैं और इसको सॉल्यूशन करते हुए सीक्वेंस बना रहे हैं। गुप्ता एंड गुप्ता जो सिविल इंजीनियरिंग का बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इसका जो क्वेश्चन है काफ़ी कॉन्सेप्चुअल एंड इम्पॉर्टेंट है हर एक पेपर के लिए, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो एई का हो या जेई का हो। हर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे मैच करता है। इसी हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता को कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कर रहे हैं और इसको मेमोराइज कर रहे हैं। तो इस पार्ट में हम लोग देखते हैं, हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को सॉल्व कर रहे थे। तो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं 1 से लेकर के 9 तक के चैप्टर। तो ये 10th नंबर चैप्टर है। 10th नंबर चैप्टर में भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो लास्ट टॉपिक हम लोग 9th में जो सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन तक सॉल्व किए थे। ये 10 नंबर चैप्टर जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम देखते हैं, आज का जो टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, इसका पहला क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लास्ट पार्ट में हम लोग ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का हम लोग 255 तक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। इस पार्ट में उससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मीन्स 255 255 तक का क्वेश्चन जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल गुप्ता एंड गुप्ता का, इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 255 के आगे 255 से आगे का जो क्वेश्चन है वो आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस पार्ट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरा। 255 से ये स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन मेरा। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आ रहा है 255 172 तक आया है। 255 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 197 210 222 244 255 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है 255 से ही शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर टिम्बर है, एक बीम है, रेक्टेंगुलर टिम्बर बीम कट कहाँ से किया गया, कट आउट ऑफ ए सिलेंड्रिकल लॉग। ये कोई सिलेंडर लॉग है, मान लिया जाए सिलेंडर का, इस तरह से कोई सिलेंडर लॉग है, टॉप व्यू देख रहे हैं सिलेंडर का, उसका डायमीटर डी दिया हुआ है। देन डेप्थ ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीम, इससे कट किया गया। कहने का मतलब है अगर इस तरह से मेरा सिलेंडर है, इससे कट किया गया एक सिलेंडर रेक्टेंगुलर बीम, तो उसका डेप्थ पूछ रहा है कितना होता है। तो देखते हैं सबसे पहले कि अगर मेरा ये सिलेंड्रिकल का डायमीटर डी है, इसमें अगर रेक्टेंगुलर पोर्शन कट करते हैं मैक्सिमम साइज का, तो ये मान लेते हैं विड्थ हो जाता है रेक्टेंगल का, ये होता है डेप्थ। तो ये जो डायमीटर हो गया इसका और ये जो रेक्टेंगुलर बीम हो गया, इसका डायगोनल हो जाएगा, दोनों इक्वल होगा डी। यहाँ से एक इक्वेशन देख सकते हैं, हाइपोथेसिस थ्योरम होता है। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि एक रेक्टेंगल टाइप ट्रायंगल बन रहा है, ये मेरा बी हो गया था, ये डी हो गया था, ये कैप डी हो गया था। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया। यहाँ पे रेक्टेंगुलर बीम पूछ रहा, और ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट कब होगा, जब मेरा जेड का वैल्यू मैक्सिमम होगा। जो सेक्शन मॉडुलस है, जो सेक्शन मॉडुलस होता है, सेक्शन मॉडुलस का वैल्यू अगर मैक्सिमम होता है तो कह सकते हैं कि वो बीम स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो सेक्शन मॉडुलस मैक्सिमम होगा। फॉर मैक्सिमम सेक्शन मॉडुलस तो डी जेड बाई डी बी जो होगा वो 0 होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कि डी जेड बाई डी बी इज इक्वल टू 0 कर देंगे। जेड का वैल्यू क्या होता है रेक्टेंगल पोर्शन का, हम लोग जानते हैं बी डी स्क्वायर बाई 6 होता है, बी डी स्क्वायर बाई 6 होता है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी के फॉर्म में, और ये डी को कन्वर्ट कर देंगे बी के फॉर्म में। तो डी बराबर कितना लिख सकते हैं, अभी हम लोग इक्वेशन देखे थे, डी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो मेरा डी का जो वैल्यू आता है, जो यहाँ से जो बी का वैल्यू आएगा, तो बी का वैल्यू आता है मेरा डी बाई रूट 3, और डी का जो वैल्यू आता है, स्मॉल डी का वैल्यू जो आता है, मीन्स डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर बीम, ये बी हो गया था, ये डी हो गया था। डी का वैल्यू आता है 2/3 रूट 3 इंटू डी। ये दोनों आ रहा है। बी जो वैल्यू आया, बी आया मेरा डी बाई रूट 3, और डी जो आया वो कितना आ गया 2/3
3 का रूट डी। तो पूछ रहा था क्या इसमें पूछ रहा था मेरा डेप्थ पूछ रहा था, तो डेप्थ कितना हो गया, तो 2/3 देख लेते हैं, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ए बीम ऑफ लेंथ, क्या क्वेश्चन है, ए बीम है जिसका लेंथ 10 मीटर कैरीज ए यूडीएल ऑफ 20 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर इट्स इंटायर लेंथ एंड रेस्ट ऑन द 2 सिंपल सपोर्ट। एक बीम है, इस पे डाला हुआ यूडीएल, लेंथ दिया हुआ 10 मीटर, मान लिया 10 मीटर है, 20 केन प्रति मीटर का, ये 2 सपोर्ट पे रेस्ट कर रहा है, ठीक है। इस तरह से एज्यूम करते हैं, रेस्ट ऑन 2 सिंपली सपोर्टेड इन ऑर्डर दैट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस इन द बीम इज द लीस्ट पॉसिबल। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कम से कम कब पॉसिबल होगा, द सपोर्ट मस्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द एंड्स और द डिस्टेंस। कह रहा है कि जो एंड है, एंड से एक सपोर्ट का जो डिस्टेंस कितना होना चाहिए कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करे इसमें। तो इस तरह से केस बनेगा इसका, हम लोग पहले देखे थे। मान लिया जाए ये ओडीएल है डाला हुआ, तो सपोर्ट मान लेते हैं यहाँ पे है, यहाँ पे सपोर्ट है, ये ओवरऑल लेंथ मेरा एल है, तो ये मेरा हो गया एल माइनस, मान लिया इसको अगर मान लेते हैं ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, तो एल माइनस 2a हो जाएगा। तो ये लेंथ पूछ रहा है कि कितना होना चाहिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए, दैट इज ए का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग पहले भी देखे हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होने के लिए इसका सपोर्ट पर का जो मोमेंट और सेंटर का मोमेंट दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो इसको निकाल सकते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो इसका जो वैल्यू होता है ए का वैल्यू कितना होता है 0.207 टाइम्स एल ओवरऑल लेंथ। तो यहाँ सिंपल से हम लोग जानते हैं ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला से 0.207 एल। अगर सिंपल बनाना है तो अगर न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करना है सोल्यूशन डिजाइन से, तो सबसे पहले हम लोग सपोर्ट का मोमेंट निकालेंगे, मोमेंट एट सपोर्ट, उसके बाद मोमेंट एट सेंटर, दोनों का निकाल कर दोनों को इक्वेट करेंगे, उससे इसको ए का वैल्यू निकल जाता है। एक इक्वेशन आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके फॉर्म को सॉल्व करेंगे तो मेरा ए का जो वैल्यू आता है इतना आता है। यहाँ पर एल ओवरऑल लेंथ है, एल का वैल्यू इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मेरा ए का वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है 2.07। तो 2.07 आंसर देख लेते हैं किस में दिया हुआ, दैट इज डी। शॉर्टकट इसको है इस तरह से बना लिए, सॉल्व करते तो ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीम ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन बी इंटू बी, एक बीम दिया हुआ है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का बी इंटू बी का, यूज्ड एज ए बीम विथ वन डायगोनल हॉरिजॉन्टल। वन डायगोनल जो हॉरिजॉन्टल मीन्स इस तरह से बन रहा है, एक बीम है स्क्वायर सेक्शन का, वन डायगोनल हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, ये डायगोनल है तो हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, ये इस तरह से मेरा बीम बन गया स्क्वायर बीम। डायगोनल द लोकेशन ऑफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस विल बी। तो हम लोग जानते हैं इस तरह से जो फॉर्म बनता है, तो इसका जो शियर स्ट्रेस डायग्राम जो होता है वो इस तरह से बनता है, ये शियर स्ट्रेस डायग्राम हो गया। मैक्सिमम जो होता है वो सेंटर से लेकर के जो डिस्टेंस है, वो सेंटर से डिस्टेंस जो है इसका, मान लीजिए ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया दैट इज डायगोनल, तो ऊपर का जो ये टॉप पोर्शन है वो कितना होता है 3h/8 होता है, और नीचे का जो पोर्शन होता है वो h/8 होता है, ठीक है। तो सेंटर से अगर देखा जाए डिस्टेंस मैक्सिमम शियर फोर्स का तो कितना होगा h/8, एंड टॉप से देखा जाए तो 3h/8 होगा। h जो होता है ओवरऑल डिस्टेंस होता है, मीन्स ओवरऑल डेप्थ जो है वो h होता है। तो इसमें डायगोनल b दिया हुआ था, स्क्वायर सेक्शन ऑफ बीम इज यूज्ड, क्रॉस सेक्शन b इंटू बी मीन्स b साइड दिया हुआ, तो ये डेप्थ कितना हो जाएगा टोटल डेप्थ, ये मेरा √2b हो जाएगा, ठीक है। तो h बराबर √2b हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है मेरा वो देखते हैं। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस से पूछ रहा है, तो न्यूट्रल एक्सिस से मेरा कितना था h/8 था। h का वैल्यू मेरा कितना आ गया था, h का वैल्यू मेरा कितना आ गया था, अभी देखे थे हम लोग, h का वैल्यू मेरा आ गया था टोटल अगर भी इस तरह से था, ये टोटल मेरा b है, तो ये मेरा कितना आ गया था √2b आ गया था। तो h बराबर मेरा कितना आ जाएगा √2b आ जाएगा, तो √2b डिवाइड बाई 8, इसको सोल्व करेंगे तो मेरा जो शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू है, नॉर्मल शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू है वो न्यूट्रल एक्सिस से कितना है वो निकल जाएगा, दैट इज इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 2 से 2 करेगा तो 4√2 के आसपास आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट में यही याद रखना है इसमें कि इसका जो डायग्राम होता है वो इस तरह से होता है, सेंटर पे यहाँ पे 0 नहीं होगा, मिनिमम होता है न्यूट्रल एक्सिस पे, क्योंकि इसका एक रिलेशन होता है शियर स्ट्रेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बिर्थ का, शियर स्ट्रेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बिर्थ जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे जो होगा शियर स्ट्रेस का वैल्यू कम होता है। ये जो डिस्टेंस है वो होता है h/8 और ऊपर का जो डिस्टेंस है वो 3h/8 होता है।
एच वाई एट का वैल्यू निकालना था, तो सबसे पहले एच का वैल्यू देख के एच का वैल्यू मेरा √2 भी आ गया। इसको सोल्व करें, सोल्व करने के बाद जो मेरा डाटा आ रहा है वो py4√3 आ जाएगा, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो 58 नंबर क्या कर रहा है, एन ओवरहैंगिंग बीम ऑफ द यूनिफॉर्म ई आई। जो ई आई का वैल्यू जो है यूनिफॉर्म है, तो पूछ रहा था डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड। इस बीम में डिफ्लेक्शन पूछ रहा है फ्री एंड पे कितना होगा, फ्री एंड पे पूछ रहा है, दैट मीन्स ये फ्री एंड हो गया, इस पर डिफ्लेक्शन। इस पर डिफ्लेक्शन दो वजह से होगा, पहला तो इस वजह से होगा और इसका इसका स्लोप जो होगा, अगर डिफ्लेक्शन शेप देखा जाए इसका, अगर डिफ्लेक्शन शेप देखा जाए तो इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा, तो एक डायरेक्ट डिफ्लेक्शन हो जाएगा। और दूसरा इसको जो फिक्स अगर मान दें तो इसको स्लोप की वजह से वो डिफ्लेक्शन होगा। तो सबसे पहले जो डायरेक्ट डिफ्लेक्शन होगा कितना होगा, पी ए क्यू, अगर ए मान लेते हैं डिस्टेंस ए क्यू बटा 3EI, ये डायरेक्ट पॉइंट लोड के वजह से डिफ्लेक्शन आ गया। दूसरा जो डिफ्लेक्शन होगा स्लोप के वजह से होगा, स्लोप के वजह से कितना हो रहा है, तो स्लोप की वजह से होगा थीटा, अगर मान लेते हैं इसका थीटा मान लेते हैं, इसका स्लोप अगर मान लेते हैं स्लोप थीटा है तो इसका हो जाएगा थीटा इंटू जो लेंथ हो गया इसका, दैट इज ए, दैट इज ये। दूसरा जो पहला डिफ्लेक्शन ये होगा, दूसरा डिफ्लेक्शन ये होगा, दोनों को जो सम कर देंगे तो ओवरऑल डिफ्लेक्शन हो जाएगा पॉइंट ए पे। तो स्लोप कैसे निकलेगा, स्लोप जो इसका होगा, स्लोप अगर देखा जाए इस बीम का, इसको अगर कन्वर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो इसका स्लोप देखा जाए इस बीम का, तो अगर इस पर एक मोमेंट लग जाएगा दैट इज एम बराबर कितना हो जाएगा, P इंटू L/3, ये एम हो गया। इस पर जो मोमेंट लग रहा है, मोमेंट की वजह से जो स्लोप होता है, स्लोप कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे लग रहा है तो इस पर ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा, मान ली ए है तो ए कितना हो जाएगा मेरा ml/3EI, ठीक है। और इस बी पे अगर स्लोप देखा जाए तो बी पे कितना हो जाएगा ml/6EI, क्योंकि जिस पे लगता है मोमेंट उस पर स्लोप ज़्यादा होता है और जिस पे नहीं लगता है उस पर कम होता है। तो थीटा ए पे कितना हो जाएगा मेरा ml/3EI और थीटा बी पे कितना हो जाएगा ml/6EI। तो थीटा ए का वैल्यू निकल गया ml/3EI। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा मेरा डिफ्लेक्शन, तो पहला जो डिफ्लेक्शन आया था वो मेरा था ओवरऑल कितना हो जाएगा, पहला जो आया था फर्स्ट केस में देखें हम लोग PAQ, तो L/3Q/3EI, और सेकंड डिफ्लेक्शन कितना आ गया था थीटा मेरा कितना आ गया था एल कितना हो जाएगा मेरा, तो ml/3EI इंटू L/3, ये दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो डेटा आ रहा है वो मेरा कितना आ रहा है 4/81, दैट इज 4/81 PLQ/EI, दैट इज ऑप्शन हो जाएगा इसका मेरा 4/81, दैट इज सी। सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना था, सबसे पहले एक डिफ्लेक्शन निकालना है, इसके वजह से पी के वजह से डिफ्लेक्शन जो होगा PL/3EI हो जाएगा। दूसरा स्लोप इस पर जितना है, अगर इस पर मोमेंट लगाते हैं तो मोमेंट जो होता है इस पर ml/3EI होगा, और इस पॉइंट पर अगर देखा जाए तो ml/6EI होगा। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कास्ट आयरन पाइप ऑफ 1 मीटर डायमीटर इज रिक्वायर्ड टू विथस्टैंड 200 मीटर अहेड of water. If limiting tensile stress of the pipe material is 20 megapascal, then the thickness of the pipe will be। पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक कास्ट आयरन पाइप है 1 मीटर डायमीटर का, डायमीटर दिया हुआ है 1 मीटर, रिक्वायर्ड टू विथस्टैंड 20 मीटर हेड ऑफ वाटर, 200 मीटर हेड है वाटर का, तो यहाँ से प्रेशर जनरेट होगा। प्रेशर कितना हो जाएगा, ρGH, हम लोग जानते हैं वाटर प्रेशर डेवलप होगा, रो वाटर का जानते हैं, जी जानते हैं, और H दिया हुआ 200 मीटर, 200 दिया हुआ है, तो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। इफ लिमिटिंग टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द पाइप मटेरियल इज 20 मेगापास्कल, देन पूछ रहा है द थिकनेस ऑफ द पाइप, थिकनेस पूछ रहा है कितना होगा। तो हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, P = PD/2T, हुप स्ट्रेस जो लगेगा उसमें, अगर मान लीजिए पाइप ये है, पाइप में अगर वाटर जा रहा है तो इसमें जो चारों तरफ लगेगा प्रेशर की ओर लगेगा, दैट इज हुप स्ट्रेस लगेगा यहाँ पे, इसलिए हम लोग P बराबर हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला लगाएं, P बराबर = PD/2T। P जो होता है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है 20 मेगापास्कल, इसको असाइनमेंट करेंगे SI यूनिट में, 10⁻6 हो जाएगा। P दिया हुआ ρGH का वैल्यू दिया हुआ, D मेरा दिया हुआ है, D 1 मीटर दिया हुआ, 2 × T, यहाँ से T का वैल्यू सॉल्व करेंगे फार्मूला पे, तो T का वैल्यू सॉल्व करने के बाद जो मेरा वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 50 mm, दैट इज़ 50 mm आ रहा है, तो देख लेता हूँ आंसर, दैट इज B। सिंपल फार्मूला लगाना था हुप स्ट्रेस का, क्योंकि वाटर फ्लो रहा है तो इसमें हुप सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस डेवलप होगा। हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला जानते हैं PD/2T, इसी फार्मूला पर बैठा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा, फॉर द फ्लिज्ड बीम सो इन द फिगर फॉर द सेम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन द टिम्बर,
बेंडिंग स्ट्रेस जो है बोल रहा है फॉर द सेम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू सेम हो उसके लिए क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस किस में ज़्यादा होगा वो पूछ रहा है। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हम लोग जानते हैं कि जो टॉप वाला होता है पोर्शन, टॉप पोर्शन होता है उसमें ज़्यादा होता है। डेट इज कह सकते हैं मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस जो होगा MR1 जो होगा ग्रेटर होगा MR2 से, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है क्या कर रहा है। इफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ टोटल सेल्फ वेट W ऑफ ए मेसनरी डैम at its base is equal to 1/4 of the base width B, then the maximum pressure at the base is given by। बोल क्या रहा है, if the eccentricity of the total self weight W of the masonry dam at its base is equal to 1/4 of base width, तो eccentricity जो है वो B/4 है, E का वैल्यू दिया हुआ B/4, ठीक है। एसेंट्रिसिटी दिया हुआ है टोटल सेल्फ वेट W ऑफ द मशीनरी डैम एट इट्स बेस इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द बेस विड्थ का 1/4 है P, देन विड्थ P, देन द मैक्सिमम प्रेशर एट द बेस इज, मैक्सिमम प्रेशर कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं मैक्सिमम प्रेशर अगर देखा जाए, मैक्सिमम प्रेशर या मैक्सिमम प्रेशर का देखा जाए इसमें कितना होगा, हम लोग जानते हैं W/B 1 + 6E डिवाइड बाई B होता है। मैक्सिमम मिनिमम करते हैं तो वहाँ पे वो माइनस हो जाता है प्लस की जगह पे। तो ई का वैल्यू दिया हुआ मेरा B/4, ई जो दिया हुआ 1/4 दिया हुआ है, तो ई का वैल्यू डाल देंगे 1/4, तो 1 + 6 इंटू B डिवाइड बाई 4 इंटू B को B लिख लेते हैं, B कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है मेरा, इसको काटेंगे 3, इसको काटेंगे 2, 3 2 5, 5/2, 5/2 ऑप्शन में एक ही में दिख रहा, दैट इज सी। सिंपल फार्मूला लगाना था 1 + 6E डिवाइड बाई B इंटू W/B। इसी फार्मूला में बैठा करके मैक्सिमम जो निकालना है प्रेशर का वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा, रेक्टेंगुलर कॉलम शो इन द फिगर कैरीज ए लोड P हैविंग इसेंट्रिसिटी EX एंड EY along the X एक्सिस एंड बाई एक्सिस। इस कंबाइंड स्ट्रेस फार्मूला जो डायग्राम कंबाइंड स्ट्रेस जो बीम होता है, कॉलम होता है, उसमें हम लोग ट्रिक्स जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले इसमें स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं। तो अगर एक्स एक्सिस का क्रॉस डायग्राम ग्राफ बनाते हैं तो जो जहाँ पे मेरा लोड लग रहा है उस पॉइंट को कॉम्प्रेसिव मानते हैं, और कॉम्प्रेसिव को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, कॉम्प्रेसिव को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, और टेंसाइल को हम लोग नेगेटिव मानते हैं। सबसे पहला कंडीशन, तो मेरा यहाँ पर लोड लग रहा है, तो इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे। तो इस तरह से कॉम्प्रेसिव लगा देंगे। ये मेरा स्ट्रेस डायग्राम हो गया अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस का अबाउट हो गया। ये बाई एक्सिस का अबाउट सेम लगाएंगे, जहाँ पे मेरा स्ट्रेस लग रहा है उसको हम कॉम्प्रेसिव मान लेते हैं, और जहाँ पे नहीं लग रहा है उसको टेंसाइल मान लेते हैं। इस तरह से इसका हो गया, ये मेरा हो गया। अब बोल रहा है इस तरह से इसका डायग्राम बन गया। तो ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, ये मेरा निगेटिव हो जाएगा, ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, ये मेरा निगेटिव हो जाएगा। ये डायग्राम बना। तो स्ट्रेस पूछ रहा है कहाँ पे, पॉइंट XY पे, XY पॉइंट पे एक स्ट्रेस पूछ रहा है गिवन बाई XY पॉइंट, यही पॉइंट P पे पूछ रहा है स्ट्रेस कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि स्ट्रेस जो होगा इस P पॉइंट पे दोनों कॉम्प्रेसिव होगा, दैट इज कॉम्प्रेसिव को हम लोग पॉजिटिव माने हैं, तो दोनों पे कॉम्प्रेसिव होगा। दैट मीन्स ये भी कॉम्प्रेसिव है एक्स एक्सिस के अबाउट, और बाई एक्सिस के बाद भी कॉम्प्रेसिव है, तो दोनों कॉम्प्रेसिव होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, दोनों कॉम्प्रेसिव, सब में कॉम्प्रेसिव ही दिया हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट भी दिया हुआ है। और स्ट्रेस जो होता है क्या होता है, अगर डायरेक्ट स्ट्रेस P/A है और प्लस में क्या हो जाएगा PE डिवाइड बाई Z होता है। अगर x लेते हैं तो x में प्लस PE डिवाइड बाई x हो जाएगा, और ZY हो जाएगा। अब ZX ZY का वैल्यू डालेंगे, ZX ZY का वैल्यू डालेंगे, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो मेरा वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, मेरा Z का वैल्यू हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल में कितना होता है, BD²/6, BD²/6। लेकिन हम एक्स एक्सिस का वाट निकाल रहे हैं, एक्स एक्सिस का वाट निकाल रहे हैं। अगर इस एक्सिस का वाट निकाल रहे हैं तो जेड का वैल्यू कितना होगा, BD²/6। अगर इस एक्सिस का वाट निकाल रहे हैं जेड, तो इस एक्सिस का वाट निकालेंगे मैं बाई एक्सिस के वाट। तो बाई एक्सिस का वाट कितना हो जाएगा मेरा, DB²/6। यहाँ पर यही एक ध्यान देना इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर जेड जो निकाल रहे हैं सेक्शन मॉडुलस एक्स एक्सिस का वाट निकालेंगे, एक्स एक्सिस का वाट निकालेंगे तो BD²/6 हो जाएगा, एंड बाई एक्सिस का वाट निकालेंगे तो DB²/6 हो जाएगा। ये दोनों का वैल्यू पुट करते हैं, दोनों को सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो 6E/D² ये हो जाएगा, और इसमें एक्स में B हो जाएगा, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल स्ट्रेस डायग्राम से हम लोग निकाल सकते थे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैचिंग का। मैचिंग में देखते हैं क्या कर रहा है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है। विस्को प्लास्टिक मटेरियल स्मॉल प्लास्टिक जोन, विस्को प्लास्टिक मटेरियल पूछ रहा है। प्लास्टिक मटेरियल में प्लास्टिक जोन ज़्यादा होता है। विस्को प्लास्टिक मटेरियल का अगर देखा जाए तो इस तरह से डायग्राम बनता है, तो प्लास्टिक जोन जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो यहीं पे लग रहा है कि मेरा गलत है, पहला ही गलत है। स्ट्रेन हार्डिंग मटेरियल, स्ट्रेन हार्डिंग मटेरियल जो होता है स्टिफनिंग इफेक्ट फेल्ट एट सम स्टेज, स्टिफनिंग इफेक्ट फेल्ट करेगा, हाँ ये सही है। ऑर्थोग्राफिक मटेरियल, ऑर्थोग्राफिक मटेरियल जो होता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है थ्री परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जो ऑर्थोग्राफिक मटेरियल होता है उसका जो प्रॉपर्टीज होता है 3 डायरेक्शन, 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो डिफरेंट होता है, तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन क्या दे रहा है, आइसोट्रॉपिक मटेरियल में होता है सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है, उसको आइसोट्रॉपिक बोलते हैं, तो ये भी सेम है, सही है। ये भी सही था, ये भी सही, तो लगता है सिंपल सा है। जो प्लास्टिक जोन होगा स्मॉल नहीं होगा, ये लार्ज होता है। अगर यहीं पे लार्ज रहता, यहाँ पे लार्ज रहता तो ये भी सही होता, बट यहाँ पे स्मॉल दिया हुआ तो ये गलत हो गया, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। इन प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम देर आर नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा एक्स एंड सिग्मा पाई बाई accompanied बाई शियर स्ट्रेस, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस दिया हुआ सिग्मा एक्स सिग्मा बाई एंड शियर स्ट्रेस दिया हुआ टाउ एक्स बाई एट अ पॉइंट along orthogonal Cartesian coordinate x and y respectively. If it's observed that the minimum principal stress on the certain plane is 0, then minimum principal stress जो है अगर 0 हो जाता है तो क्या होगा वो पूछ रहा है। तो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस 0 कहाँ होता है, मिनिमम शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू है वो 0 हो जाए तब क्या पूछ रहा था। मिनिमम शियर स्ट्रेस का सबसे पहले हम लोग देखते हैं फार्मूला क्या होता है। अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस का फार्मूला देखा जाए सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 दोनों का, तो क्या होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स बाई का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ये माइनस चिन्ह आता है माइनर वाला के साथ। तो पूछ रहा है कि माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है, मिनिमम माइनर बोलो या मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलो, वो 0 हो रहा है। तो 0 होगा कब होगा, अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 2 का वैल्यू 0 कर देता है तो क्या होगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू सिग्मा, अगर सिग्मा 2 का वैल्यू 0 कर दें तो क्या होगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई 2 का होल स्क्वायर कह सकते हैं इज इक्वल हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स बाई का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो टाउ एक्स बाई का जो वैल्यू निकाले, यहाँ पे टाउ एक्स बाई का वैल्यू निकाल रहे हैं। एक ऑप्शन में दे रहा है टाउ एक्स बाई का वैल्यू, टाउ एक्स का बाई का जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा मेरा रूट सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा बाई, रूट जो होगा सिग्मा एक्स सिग्मा बाई। सिंपल सा फॉर्मूला सिग्मा 2 बराबर 0 कर देना, उसी से निकल जा रहा है, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, इन एक्सपेरिमेंट इट्स फाउंड दैट द बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल इज इक्वल टू इट्स शियर मॉडुलस। क्या बोल रहा है, बल्क मॉडुलस जो है बराबर हो रहा है किससे, शियर मॉडुलस से, इन द पॉइसंस रेशियो। तो बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस में हम लोग रिलेशन क्या होता है वो जानते हैं पहले। सिंपल से अगर इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला देखा जाए तो ई बराबर क्या होता है शियर मॉडुलस के फॉर्म में 2g1 प्लस म्यू होता है, और बल्क मॉडुलस के फॉर्म में देखा जाए तो 3k1 माइनस 2 म्यू होता है। म्यू जो होता है पॉइसंस रेशियो होता है, जी हो गया मेरा शियर मॉडुलस, के हो गया बल्क मॉडुलस। ये दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने के बाद मेरा रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं 2g1 प्लस म्यू इज इक्वल टू 3k1 माइनस 2 म्यू। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो मेरा म्यू का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरा 0.125। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो मेरा म्यू का वैल्यू आ रहा है 0.125, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए माइल्ड स्टील बार इज इन 2 पार्ट हैविंग द इक्वल लेंथ। 2 पार्ट में दिया हुआ, दोनों का लेंथ जो है सेम है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पार्ट 1 इज डबल। एरिया जो है दोगुना है एरिया किसके, A2 से। इफ द बार कैरीज एन एक्सेल लोड P देन द रेशियो ऑफ इलोंगेशन इन द पार्ट 1 टू द पार्ट 2। सिंपल सा अगर डायग्राम इसका देखा जाए तो मान लिया जाए पहला जो है एरिया है, मान लिया जाए इस तरह से है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है। ए का जो एरिया है वो दोगुना है किससे, सेकंड से। तो पूछ रहा है इलोंगेशन। तो इलोंगेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, चेंज इन लेंथ या इलोंगेशन जो होता है PL डिवाइड बाई AE, PL डिवाइड बाई AE।
पी जो है वो सेम है, लेंथ जो है सेम है, ई जो है सेम है, तो बचा ए। तो ए जो है इलोंगेशन जो है, ए का इलोंगेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ए का इलोंगेशन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पूछ रहा है P1 और P2 में रेशियो पूछ रहा है, तो अगर डेल 1 निकाल जाए, डेल 1 और डेल 2 में रिलेशन पूछ रहा है, तो डेल 1 डेल 2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 डिवाइड बाई A1, ठीक है। तो A1 जो है A2 का दोगुना है, तो इसका 2 कर सकते हैं, तो मीन्स 1/2 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 1/2, दैट इज सी। नेक्स्ट देखते हैं, एट ए पॉइंट इन ए स्टील मेंबर द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस मेरा दिया हुआ 200 मेगापास्कल, फिर टेंसाइल दिया हुआ, एंड द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कॉम्प्रेसिव दिया हुआ। इफ द यूनिएक्सियल टेंसाइल यील्ड स्ट्रेस दिया हुआ मेरा 250 मेगापास्कल, देन अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी द मैग्नीट्यूड ऑफ द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस एट द विच यील्डिंग विल बी कॉमर्स। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पहले क्या होता है वो देखते हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या कहता है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस लेस देन इक्वल टू L/2, ये होता है मेरा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का कंडीशन। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का कंडीशन होता है जो मैक्सिमम वैल्यू है एल स्ट्रेस का हाफ का इक्वल या लेस देन होना चाहिए। तो अब इसका वैल्यू निकालते हैं। टॉ मैक्स क्या होता है हम लोग जानते हैं, σ1 माइनस σ2/2, σ1 माइनस σ2/2। σ1 का मेरा वैल्यू कितना दिया हुआ है, मेरा σ1 दिया हुआ है 200, ए टेंसाइल है, एक कॉम्प्रेसिव दिया हुआ है σ2। तो यहाँ से कह सकते हैं 200 माइनस कॉम्प्रेसिव को नेगेटिव लेते हैं तो सिग्मा मान लेते हैं, माइनस डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 250 डिवाइड बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करने के बाद जो सिग्मा का वैल्यू निकलेगा, तो सिग्मा का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। और सिग्मा का वैल्यू कितना आ रहा है, 50 मेगापास्कल, 50 मेगापास्कल, दैट इज सी। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना था, सिग्मा मैक्स सिग्मा नहीं टॉ जो होगा, टॉ मैक्स जो होगा लेस देन इक्वल टू सिग्मा L/2। ये होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ सर्टेन सैंपल इज 300 मेगापास्कल, ठीक है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी दिया हुआ है सैंपल का 300 मेगापास्कल इन द सिंपल टेंशन, इट इज सब्जेक्टेड टू प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया हुआ मेरा दिया हुआ है σ1, σ2 और σ3। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन द केस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी पूछ रहा है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी पूछ रहा है। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्या कहता है, तो मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस इज लेस देन, मैक्सिमम ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस इज लेस देन यील्ड जो होता है, मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होता है यील्ड का लेस देन और इक्वल टू होता है, ठीक है। ये होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, या इसको रैंकाइन थ्योरी भी बोलते हैं, रैंकाइन थ्योरी भी बोलते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू मेरा कितना दे रहा था, मैक्सिमम जो वैल्यू है प्रिंसिपल स्ट्रेस का वो कितना है मेरा 150 है मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि σ1 इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा एल्ड मेरा कितना दिया हुआ था, सिग्मा एल्ड मेरा दिया हुआ 300, सिग्मा एल्ड का वैल्यू तो कितना दिया हुआ 300। तो अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना तो सिग्मा एल्ड ड्राइव फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाता है। ये होता है फॉर डिजाइन पर्पज़ के लिए, डिजाइन पर्पज़ के लिए देखा जाए तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड किया जाता है। तो σ1 का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है 150, इसको अगर लेस देन इक्वल टू कर दिया जाए तो 300 डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू निकाल सकते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा, अगर इसको इक्वल मान लेते हैं तो 300 डिवाइड बाई 150 दैट इज 2, यहाँ से कह सकते हैं कि आंसर 2 होगा। सिंपल से याद रखना है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस में होता है, मेजर जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है यील्ड का, या डिजाइन पर्पज़ के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी में इसको डिवाइड किया जाता है, दैट इज डी। नेक्स्ट देखते हैं, शियर सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क स्ट्रिप ऑफ रेडियस आर विल बी एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर। बोल रहा है एक सेमी सर्किल आर्क इस तरह से, तो इसका जो शियर सेंटर होगा वो कहाँ होता है, शियर सेंटर जो होता है बाहर होता है पॉइंट पे, ये पॉइंट पे मेरा शियर सेंटर होता है, ठीक है। ये पूछ रहा है कितना डिस्टेंस होगा इसके सेंटर से, जो आर्क है उसका सेंटर से कितना होता है। तो इसका सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है 4r/π, 4r डिवाइड बाई पाई। शियर सेंटर का वैल्यू होता है इस आर्क के सेंटर से होता है 4r/π। तो ऑप्शन देख लेते हैं 4r/π, दैट इज सी। नेक्स्ट है, ए राउंड बार मेड ऑफ सेम मटेरियल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट ईच ऑफ
100 mm लेंथ। एक कोई बार है, रोडेड बार है, सेम मटेरियल का, मटेरियल सेम है, 100 mm लेंथ है दिया हुआ, मतलब 3 पार्ट में, तीनों का लेंथ सेम है। हैविंग डायमीटर अलग अलग है, 40 mm, 50 mm एंड 60 mm रिस्पेक्टिवली। इफ द बार इज सब्जेक्टेड टू एक्सेल लोड 10 kN देन द टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार वुड बी। 10 kN का इस पर लोड लग रहा है, तो टोटल इलोंगेशन कितना होगा। तो अगर सिंपल अगर इसका फिगर देखा जाए तो इस तरह से बना हुआ, मान लिया जाए ये है, इस तरह से लाड है, इस पर एक टेंसाइल लोड लगा है, मान लिया 10 kN का, 10 kN दिया हुआ है, तो 10 kN का हम लोग एक लोड लगा दिए इस पर। आप पूछ रहा है, ये मान लिया 40 है, ये 50 है, ये 60 है, आप पूछ रहा है टोटल इलोंगेशन, तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम निकाल सकते हैं कि del 1 कितना हो जाएगा, PL/AE, del 2 निकालेंगे तो फिर हो जाएगा PL/AE, और del 3 निकाल लेंगे तो वो भी हो जाएगा PL/AE। लेकिन यहाँ पर एरिया जो है चेंज होगा, बाकी सब सेम हो, तो टोटल लेंथ जो हो जाएगा कितना होगा, PL/E 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3। इसको और सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो डाटा आ रहा है मेरा, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, इसको और सॉल्व करेंगे तो एरिया बराबर क्या होता है, हम लोग π/4 d²। इस एरिया का वैल्यू निकालेंगे, π/4 d², π/4 d² से डाल देंगे इसको एरिया के वैल्यू की जगह पे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल जो इलोंगेशन आ रहा है मेरा कितना आ रहा है, 40/πe इंटू 1/16 प्लस 1/25 प्लस 1/36। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं मेरा, इसमें दैट इज डी इसका करेक्ट। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना था, डेल बराबर PL/AE, इसी फार्मूला पे ये बन जाएगा, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ ए मेंबर इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ PX, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस PY। कोई मेंबर है जिस पे टेंसाइल लग रहा है PX और कॉम्प्रेसिव लग रहा है PY एंड टेंसाइल स्ट्रेस PZ along द XYZ, 3 डायरेक्शन में लग रहा है रिस्पेक्टिवली, देन द रिजल्टेंट स्ट्रेन EX along द X डायरेक्शन वुड बी। स्ट्रेन पूछ रहा है, EX का वैल्यू कितना होगा वो पूछ रहा है, तो स्ट्रेन कितना होगा अगर देखा जाए तो एक टेंसाइल स्ट्रेस देखो, तो यहाँ पर जो लग रहा है एक स्ट्रेस जो है X डायरेक्शन में टेंसाइल है, बाई डायरेक्शन में जो है कॉम्प्रेसिव है, और फिर जेड डायरेक्शन में मेरा टेंसाइल है, जेड डायरेक्शन में टेंसाइल है। तो जो टोटल स्ट्रेन होता है, अगर टोटल स्ट्रेन देखा जाए एक्स डायरेक्शन में तो कितना हो जाएगा, स्ट्रेस डिवाइड बाई ई एक्स डायरेक्शन में माइनस म्यू इंटू स्ट्रेस इन बाई डायरेक्शन डिवाइड बाई ई माइनस ई लेटर, ई लीनियर हो गया, ई लेटरल हो गया, माइनस म्यू इंटू स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन डिवाइड बाई ई। बट यहाँ पर देखा जाए P जो है वो कॉम्प्रेसिव है, P जो है कॉम्प्रेसिव है, तो इसमें माइनस साइन लगेगा, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/E बाहर ले लेते हैं, 1/E बाहर ले लेते हैं, तो PX प्लस म्यू PY माइनस PZ म्यू PZ। ऑप्शन देखा जाए इसमें तो कितना ऑप्शन आ रहा है मेरा, एक्स बाई जो होगा पॉजिटिव होगा और जेड जो होगा माइनस होगा, दैट इज ए। सिंपल फार्मूला लगाना था, ई बराबर होता है EX प्लस EY प्लस EZ स्ट्रेन का। एक्स डायरेक्शन में EY जो होता है लेटरल होता है, लेटरल में जोड़ने के लिए म्यू इंटू स्ट्रेस डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ए सिलेंड्रिकल बार ऑफ 20 mm डायमीटर एंड 1 मीटर लेंथ। एक सिलेंड्रिकल बार है जिसका डायमीटर 20 mm है और लेंथ 1 मीटर है, सब्जेक्टेड टू टेंसाइल टेस्ट, इट्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज 4 times दैट ऑफ द इट्स लैटरल स्ट्रेन। कह रहा है कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वो 4 times है लैटरल स्ट्रेन का, या कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइड बाई लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू 4 दिया हुआ, दैट मीन्स म्यू का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ, नहीं ये दिया हुआ ना, इट्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज 4 times दैट ऑफ द लैटरल स्ट्रेन। तो सॉरी, जो म्यू का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, लैटरल बाई लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो लैटरल जो दिया, लॉन्गिट्यूडनल जो दिया हुआ 4 times दिया हुआ, तो यहाँ से म्यू का जो वैल्यू आ रहा है 1/4 आ रहा है, ठीक है 1/4 था, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो दिया हुआ है 4 times दिया हुआ है लैटरल का, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 1/4 आ जाएगा म्यू का वैल्यू। तो पॉइसन रेशियो का वैल्यू निकल गया। अब क्या पूछ रहा है इसमें वो देखते हैं,
इट्स लेटर इफ द मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ई का वैल्यू दिया हुआ, देन द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी अगर देखा जाए तो सिंपल सा फॉर्मूला पे भी बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू। ई दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, जी का वैल्यू निकालना है। तो जी का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। जी का वैल्यू निकालने के बाद मेरा कितना आ रहा है, 0.8 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम आ रहा है। 0.8 इंटू 10⁵ माइनस क्या फॉर्मूला था, ई इज इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू। ई दिया हुआ था कितना, म्यू दिया हुआ है 1/4। ई का वैल्यू दिया हुआ है, जी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद उसका वैल्यू आ रहा है जी का, वो कितना आ रहा है 0.8 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक सो इन फिगर सब्जेक्टेड टू प्योर शेयर ऑफ इंटेंसिटी। प्योर शेयर दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है इंटेंसिटी। तो पूछ क्या रहा है इसमें, और देखते हैं। ए बी रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस आर σ1 σ2, देन द वैल्यू ऑफ थीटा σ1 σ2 विल बी रिस्पेक्टिवली। अगर बी जो है प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया हुआ है, तो जो σ1 σ2 का वैल्यू कितना होगा, तो σ1 और σ2 का जो वैल्यू होगा वो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस अगर σ1 σ2 का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, σx प्लस σy डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस σx माइनस σy डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस τx बाई का होल स्क्वायर। σx और σy दोनों का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो इसको 0 कर देंगे। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो σ1 और σ2 का जो दोनों का जो वैल्यू आ गया प्लस माइनस कितना आ जाएगा, τx बाई का होल स्क्वायर। या फिर कह सकते हैं σ1 σ2 कितना हो जाएगा प्लस माइनस τx बाई। ये कह सकते हैं x बाई का वैल्यू कितना दिया हुआ, टॉ का वैल्यू दिया हुआ मेरा q। तो यहाँ से कह सकते हैं कि q का जो वैल्यू हो गया, या फिर टॉ का जो सिग्मा जो शियर स्ट्रेस का वैल्यू हो जाएगा, या सॉरी शियर स्ट्रेस प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो वैल्यू होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस σ1 कह सकते हैं q हो जाएगा, और σ2 कितना हो जाएगा माइनस q हो जाएगा। ये हो गया σ1 σ2 का वैल्यू निकल गया। पूछ क्या रहा था, σ1 σ2 का वैल्यू निकल गया, एक q और माइनस q हो जाएगा। अब बाका बच्चा एंगल कैसे निकलते हैं, तो एंगल जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होता है वो कितना पे होता है, 45 डिग्री या 135 डिग्री पे। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, tan 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 τx बाई डिवाइड बाई σx माइनस σy। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो थीटा का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, π/4 या 3π/4 आ रहा है, π/4 या 3π/4। तो ऑप्शन देख लेते हैं 3। तो ऑप्शन मेरा एक ही दिया हुआ, दैट इज 45 डिग्री 135 डिग्री प्लस q माइनस q, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑन एन एलिमेंट इज शो इन फिगर, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस ऑन σx। बोल रहा है कि फिगर दिया हुआ है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑन द एलिमेंट इज शो इन फिगर। फिगर में दिखा हुआ स्ट्रेस कैसे कैसे लग रहा है, σx का वैल्यू दिया हुआ है मेरा, σy का वैल्यू भी दिया हुआ -10, एंड मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस σ1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया हुआ है। तो पूछ क्या रहा है इसमें, तो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछ रहा है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो हम लोग पैसे भी देखे थे, सिंपल सा एक फॉर्मूला इसमें होता है कि सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस इज कांस्टेंट। तो कह सकते हैं σx प्लस σy इज इक्वल टू σ1 प्लस σ2। सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस इज कांस्टेंट होता है किसी भी रेक्टेंगुलर पोर्शन परपेंडिकुलर प्लेन पे। जब दो प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन पे जब नॉर्मल स्ट्रेस लगता है तो उसका समेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। तो σx प्लस σy इज इक्वल टू σ1 प्लस σ2। σx दिया हुआ, σy दिया हुआ, σ1 दिया हुआ, तो σ2 का वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला पे। तो σ2 का वैल्यू मेरा कितना आ रहा है यहाँ से निकालने के बाद, तो σ2 का वैल्यू मेरा आ रहा है -18 मेगापास्कल, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A material of Young's modulus, E and the Poisson's ratio mu is subjected to two principal stress. एक मटेरियल यंग्स मॉडुलस E दिया हुआ एंड पॉइसन रेशियो म्यू दिया हुआ है, सब्जेक्टेड टू टू प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया हुआ σ1 σ2 एट ए पॉइंट इन द टू डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम, देन द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोल रहा है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा वो पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम,
स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर, 3 डायमेंशन में देखें तो सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस हो जाता है 2 म्यू इंटू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3, इस तरह से हो जाएगा पूरा। तो लेकिन 2D में देखा जाए तो फॉर्मूला कितना होगा, दोनों प्लस में होगा, ये माइनस, दैट इज ये फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस में होता है, ये साइन होता है वो माइनस में होता है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2, दैट इज ये इसका करेक्ट फार्मूला है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, गिवन दैट फॉर द चैनल सेक्शन द विड्थ ऑफ द फ्लेंज बी, विड्थ ऑफ फ्लेंज दिया हुआ बी, देन द डेप्थ ऑफ द वेव between center of the flange is h, then the thickness of flange is t, the moment of inertia I, the distance e of the shear center outside the channel section from the mid thickness of the wave। क्या बोल रहा है इसका क्वेश्चन देखते हैं। एक चैनल सेक्शन दिया हुआ है, मान लीजिए ये चैनल सेक्शन है, ये चैनल मेरा दिया हुआ है, ये चैनल सेक्शन दिया हुआ है। चैनल सेक्शन में क्या दिया हुआ है, फ्लेंज वेव, अगर चैनल दिया हुआ है मेरा, ये चैनल सेक्शन दिया हुआ है, विड्थ ऑफ द फ्लेंज, फ्लेंज का जो विड्थ है वो भी दिया हुआ है, द डेप्थ ऑफ द वेव बिटवीन फ्लेंज एंड एच, ये एच दिया हुआ है डेप्थ इसका वेव का, थिकनेस ऑफ द फ्लेंज टी, ये टी दिया हुआ है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया हुआ है, and E of the shear center outside the channel section from the mid thickness of the wave। shear center जो होता है चैनल सेक्शन का हम लोग जानते हैं कि बाहर में होता है, तो अब कहाँ से डिस्टेंस पूछ रहा है, फ्रॉम द मिड थिकनेस ऑफ द वेव, मीन्स इस पॉइंट से डिस्टेंस पूछ रहा है कितना होगा, इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पूछ रहा है कितना होगा। तो इस डिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है, टी एच स्क्वायर बी स्क्वायर, टी एच स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4i, टी एच स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4i। तो ऑप्शन देखते हैं टी एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4i, दैट इज सी। सिंपल सा फॉर्मूला फिगर था, ये चैनल सेक्शन में पूछ रहा है कि जो शेयर सेंटर का वैल्यू है डिस्टेंस वो कितना हो रहा है, ये डिस्टेंस पूछ रहा था, दैट इज शेयर सेंटर का वैल्यू पूछ रहा है। शेयर सेंटर यहाँ पॉइंट पे होता और मिड सेक्शन से डिस्टेंस पूछ रहा था, तो इसका होता टी एच स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4i। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंपली सेपरेट बीम इज शो इन फिगर, एक सिंपल सेपरेट बीम दिया हुआ द करस्पॉन्डिंग एस एफ डी एंड बी एम डी पूछ रहा है इसका। तो हम लोग जानते हैं इसमें देखिए, एक ध्यान देना फिगर में एक पॉइंट लोड भी लग रहा है, तो अगर सिंपल रहता पॉइंट लोड रहता है तो पॉइंट लोड का अगर देखा जाए तो शेयर फोर्स डायग्राम कैसा बनता, पॉइंट लोड का ऐसा बनता है, और अगर यूडीएल रहता तो यूडीएल का जो बनेगा, यूडीएल का अगर बनेगा तो यूडीएल का इस तरह से बनेगा एस एफ डी, लेकिन यहाँ पे दोनों लग रहा है तो दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, दोनों को कंबाइन करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा मेरा, दोनों को अगर कंबाइन है, पॉइंट लोड भी है और यूडीएल है, तो शेयर फोर्स जो बनेगा यहाँ से आएगा, शेयर फोर्स डायग्राम इसका जो बनेगा थोड़ा सा इस तरह से जाएगा, इस पॉइंट पे डायरेक्ट पॉइंट लोड है तो इस तरह से चेंज होगा, और इसके बाद फिर इन डायरेक्टली मतलब चेंज होगा डिस्टेंस का। ये हो गया मेरा एस एफ डी, ठीक है। बी एम डी जो होगा, बी एम डी अगर देखा जाए तो बी एम डी जो मेरा होगा वो इस तरह से ही होगा यूडीएल का केस में, लेकिन ये ओरिजिनल डब्ल्यू स्क्वायर बाई 8 नहीं होगा, इसको थोड़ा नुक्स कम जाएगा वैल्यू, डिस्टेंस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 माइनस हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई 4 का। तो इस तरह से इसका एस एफ डी और बी एम डी हम लोग देख लिए, तो ऑप्शन देख लेते हैं। एस एफ डी तो ये होगा नहीं, सिंपल, ये जब भी होता था पॉइंट लोड का केस में होता। हाँ, ये एक दिख रहा है, एक दिख रहा है, ये हो सकता है, और ये भी मेरा बी एम डी सही है, तो दोनों देख लेते हैं। बाकी फिगर देखते हैं, तो ऐसे बी एम डी ये होगा नहीं, और बी एम डी अगर देखा जाए तो बी एम डी मेरा ये होगा नहीं, बी एम डी ये होगा नहीं, बी एम डी ये होगा, एस एफ डी ये नहीं होगा, एस एफ डी ये हो सकता है बट इस नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर मेरा बी है, क्योंकि दोनों मैच कर रहा है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा क्या, ए बीम ए बी सी शो इन फिगर हॉरिजॉन्टल, द डिस्टेंस टू द पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्चर फ्रॉम द फिक्स्ड एंड ए। इस केस में पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्चर बन रहा है, तो पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्चर जो होगा, अगर इसका देखा जाए, अगर डिफ्लेक्शन शेप देखा जाए तो डिफ्लेक्शन शेप कैसा बनेगा, इसका पॉइंट लग रहा है तो डिफ्लेक्शन शेप जो बनेगा, डिफ्लेक्शन शेप अगर देखा जाए यहीं पे बना लेते हैं, तो इस तरह
डिफ्लेक्शन शेप अगर इस तरह से बनता है, पॉइंट नहीं बन पा रहा है, से यहाँ पे डिफ्लेक्ट करेगा, इस तरह से आएगा, या फिर मोमेंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर वैसा पॉइंट होता है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू है 0 होगा या साइन चेंज करता है। इसका बीएमडी डायग्राम अगर देखा जाए तो बीएमडी डायग्राम अगर देखा जाए इसका, तो बीएमडी डायग्राम इस तरह से बनेगा। जाए पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर देख रहा है, पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर होता क्या है, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मेरा काउंटर फ्लेक्चर पॉइंट वो होता है जहाँ पे मेरा बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो 0 होता है। मान लेते एक्स पर 0 होता है, एंड ए से पूछ रहा है, हम इधर से निकालते हैं, मेरा सिंपल होगा, मान लेते एक्स डिस्टेंस पे, तो एम एक्स का वैल्यू 0 मान लेते हैं। तो एम एक्स का वैल्यू अगर 0 करते हैं, एम एक्स एट 0, ठीक है, इसी पॉइंट पे अगर मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस है यहाँ से, तो 0, इस पॉइंट पर अगर मोमेंट देखा जाए कितना होगा, तो 5 के इधर से लग रहा है, तो 5 इंटू एक्स मान लेते हैं, 5x माइनस 8 ऊपर से लग रहा है, और इधर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल मेरा x है, ये x है, तो ये कितना बच जाएगा मेरा, ये ओवरऑल 1 था, तो ये कितना बचेगा मेरा 8 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू मेरा आ जाएगा वो निकल जाएगा। तो x का जो वैल्यू आ रहा है, x का वैल्यू जो निकल के आ रहा है वो मेरा आ रहा है 0.667। x का जो वैल्यू आ गया यहाँ से डिस्टेंस इस पॉइंट का, ये पॉइंट मेरा x का रहा 0.667, बट पूछ रहा है फ्रॉम एंड ए, इधर से पूछ रहा है, तो इधर कितना होगा, तो 1 माइनस, तो बाई अगर देख लेते हैं, इधर से मान लेते हैं बाई है, तो 1 माइनस 0.667, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.33, दैट इज ए। सिंपल कुछ नहीं करना था, जहाँ काउंटर फ्लेक्चर आया तो बेंडिंग मोमेंट एक्स मान करके उसको 0 कर देते हैं, तो एक्स का ए का वैल्यू निकल जाएगा, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। ए बीम एसएफडी एंड बीएमडी आर शोन इन फिगर। एसएफडी दिया हुआ है और ये बीएमडी दिया हुआ है, पूछ रहा है रिस्पेक्टिवली, तो पूछ रहा है कॉरस्पॉन्डिंग लोडिंग डायग्राम। तो एसएफडी देख रहे हैं कि एसएफडी देख रहे हैं 0 मीन शियर फोर्स टोटल 0 है, तो शियर फोर्स 0 कब होता है, और बेंडिंग मोमेंट देख रहे हैं कांस्टेंट है, तो शियर फोर्स 0 तभी होता है जब उसमें इक्वल कपल लग रहा है, कहीं पे कपल लग रहा है, सिर्फ कपल लग रहा है या फिर मोमेंट लग रहा है, तो कह सकते हैं कि जो शियर फोर्स है वो 0 होगा। बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट कब होता है, जब इक्वल, इस तरह से अगर बीम है, अगर यहाँ पे और यहाँ पे इक्वली मोमेंट लगा दिया जाए, तो इसका जो बीएमडी बनेगा वो रेक्टेंगुलर पोर्शन बनेगा इस तरह से। और अगर शियर फोर्स इसमें देखा जाए तो शियर फोर्स इसमें होगा नहीं, शियर फोर्स ओवरऑल 0 होगा, तो कह सकते हैं शियर फोर्स। तो इस तरह से मेरा फॉर्म बीम बनेगा। ऑप्शन देख लेते हैं, लोडिंग डायग्राम। इसका अगर देखा जाए तो इसका लोडिंग डायग्राम इस तरह से नहीं बनेगा, ये तो चेंज होगा, इस तरह से बनेगा। हाँ, ये बी जो है मेरा सेम बीम के टाइप का बना। अगर इसका देखा जाए तो इस तरह से पॉइंट लोड का इसका भी नहीं बनेगा। अगर शियर फोर्स डायग्राम देखा जाए तो इस तरह से बनेगा, इसका ये भी नहीं बनेगा। इसका कैसे बनेगा, इसका अगर देखा जाए शियर फोर्स डायग्राम, तो शियर फोर्स डायग्राम इस तरह से बनेगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये मेरा सही, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ द बीम शो इन फिगर। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछ रहा है इसका। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका कितना होगा, अगर देखा जाए तो इस तरह से बनेगा, और डिपेंड करता है बेंडिंग मोमेंट एट एल पे, सेंटर पे कितना होगा। सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं सेंटर पे कितना होगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर जो होगा वो वैल्यू कितना होगा उस पर डिपेंड करता है। अगर 0 होगा तो 0 इस तरह से बन जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं सेंटर पे कितना हो रहा है। बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर पे अगर निकाल के देख रहे हैं तो सेंटर पे कितना हो रहा है मेरा, WL L/2 L/2 2L हो गया, तो 2WL/2 माइनस W इंटू L/2 प्लस L/2। इसको ओवरऑल देखा जाए तो 0 मीन्स कह सकते हैं कि मोमेंट एट जो सेंटर है वो 0 आ रहा है। तो मोमेंट जो होगा इस सेंटर पे वो 0 आ रहा है, तो जब भी डायग्राम बनेगा तो इस तरह से यहाँ पे 0 होगा, और सपोर्ट के बाद जो होगा निगेटिव बन रहा है इस तरह से। तो जो मेरा डायग्राम बनेगा वो इस तरह से बनेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ होगा, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ कांस्टेंट विड्थ एंड varying डेप्थ
एन यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ इज सब्जेक्टेड, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है सब्जेक्टेड टू ए सेंट्रल कॉन्सेंट्रेटेड लोड, द डेप्थ ऑफ द बीम डी एक्स एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम वन ऑफ द सपोर्ट इज प्रोपोर्शनल टू। कह रहा है कि सिंपली सपोर्ट बीम है, कांस्टेंट विड्थ है, विड्थ जो है वो कांस्टेंट है और डेप्थ जो है वेरिंग है। यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ करने का मतलब है जेड का जो वैल्यू है वो यूनिफॉर्म है, क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट है। ठीक है, जेड का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, या यूनिफॉर्म स्ट्रेस, सॉरी जेड का वैल्यू कांस्टेंट नहीं, बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो कांस्टेंट होगा, जो सिग्मा का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होगा। तो सिग्मा का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, अगर बेंडिंग स्ट्रेस फार्मूला देखा जाए एम डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू ई बाई एम बटा आई इज इक्वल टू ई बाई आर इज इक्वल टू एफ बटा बाई। पूछ रहा है यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में सिग्मा यूनिफॉर्म है। अगर यहाँ से देखा जाए तो सिग्मा का जो वैल्यू होता है वो कितना होगा, एम बाई जेड, या फिर कह सकते हैं कि एम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू जेड। सिग्मा कांस्टेंट है, एम का वैल्यू कितना होगा, अगर देखा जाए डिस्टेंस एक्स पे, द डेप्थ एक्स के एक्स डिस्टेंस पे कितना होगा इसका एम का वैल्यू, तो डब्ल्यू बाई टू हो गया सपोर्ट और एक्स डिस्टेंस पे पूछ रहा है, तो ये एफ सिग्मा कांस्टेंट है और बी डी स्क्वायर बाई 6 इसका जेड का वैल्यू हो गया। तो पूछ रहा है कि द डेप्थ ऑफ द बीम वायरीज, डेप्थ कैसे वायरी करेगा, तो डेप्थ जो वायरी कर रहा है देख रहे हैं कि अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का वायरी कर रहा है। तो यहाँ से देख रहा है एक टर्म कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, बचा एक्स और डी स्क्वायर। यहाँ से देख लिए कि एक्स जो है प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं डी प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट एक्स का, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए माइल्ड स्टील प्लेट ऑफ विड्थ 120 mm, एक माइल्ड स्टील फ्लैट है और विड्थ 120 mm एंड थिकनेस 10 mm इज बेंट इनटू एन आर्क ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 10 मीटर बाय अप्लाइंग ए प्योर मोमेंट m। इफ ई यंग्स मॉडुलस दिया हुआ मेरा 20/10 देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्योर मोमेंट, मोमेंट पूछ रहा है कितना होगा। तो सिंपल कह रहा है कि एक फ्लैट, मान लीजिए इस तरह से एक मेरा एक क्वेश्चन कर रहा है, इस तरह से एक मेरा एक सीट है, ठीक है, इसको आर्क के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो पूछ रहा है कि मोमेंट कितना होगा, इस तरह से इसका क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि एक रिलेशन सिंपल से वही फार्मूला लगेगा, एम डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई बाई इज इक्वल टू ई बाई आर। ई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एम निकालना है, आई पता है, यहाँ से निकाल सकते हैं इसी फार्मूला पे, इसी फार्मूला पे हम लोग निकाल सकते हैं ई बाई आर इज इक्वल टू एम बटा आई। आई कितना होता है, अगर देखा जाए रेक्टेंगुलर सेक्शन का तो कितना होता है, बी डी क्यू बाई 12, बी डी क्यू बाई 12। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद मेरा एम का वैल्यू निकल जाएगा। एम का वैल्यू निकालना है तो एम का वैल्यू मेरा निकल जाएगा, ई मेरा दिया हुआ है, आर मेरा दिया हुआ है, ई दिया हुआ है यंग्स मॉडुलस, आर दिया हुआ है रेडियस 10 मीटर एंड आई यहाँ से निकालें, बी डी का वैल्यू दिया हुआ, एम का वैल्यू निकालना है, तो एम का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। एम का वैल्यू मेरा आ रहा है कितना, 2 × 10⁵ न्यूटन mm। फार्मूला को सॉल्व करेंगे, ई डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू एम बटा बी डी क्यू इंटू 12, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा एम का जो वैल्यू आ रहा है 2 × 10⁵ आ रहा है, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम शो इन फिगर। बीम का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, द आई एक्सेस इज इक्वल टू एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, ठीक है, 3 × 10⁶ mm4 सब्जेक्टेड टू लोड इज शो इन फिगर। लोड इस पर दिया हुआ है इस तरह से, द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन द बीम, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कितना होगा इस पर वो पूछ रहा है। तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस निकालने के लिए क्या करते हैं, फार्मूला जो होता है अगर देखा जाए बेंडिंग इक्वेशन, तो वही फार्मूला पे लगेगा, एम बटा आई इज इक्वल टू ए बटा बाई इज इक्वल टू ई बाई आर। यहाँ से हम लोग निकालना है क्या, द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस निकालना है, दैट इज सिग्मा का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एम निकालना पड़ेगा। एम कैसे निकलेगा, मैक्सिमम, तो अगर देखा जाए अगर सिग्मा एक्स का वैल्यू निकालना है मैक्सिमम, तो एम डिवाइड बाई आई एक्स इंटू बाई मैक्स। तो एम मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ये मेरा बीम है, इस पर अगर एक्स डिस्टेंस पे निकालते हैं, एक्स डिस्टेंस पे मोमेंट निकाल रहे हैं, तो मोमेंट निकालते हैं तो एक्स पे मोमेंट कितना हो रहा है मेरा, मोमेंट अगर निकाल रहे हैं एक्सिस पे तो 0.3 इंटू
ये मेरा 0.3 लोड था, 2 हो गया इधर से माइनस 0.3 इंटू 3 और 2 5, दैट इज यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद मोमेंट आ रहा है मेरा माइनस में आ रहा है 0.9 न्यूटन mm। तो मोमेंट का वैल्यू आ गया मेरा यहाँ पे, मैक्सिमम मोमेंट का आ गया 0.9 न्यूटन 0.9 किलो न्यूटन इंटू मीटर। सिग्मा निकालना तो सिग्मा बराबर m/i इंटू बाई का वैल्यू निकालते हैं। बाई का वैल्यू देख रहा है कितना होता है मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं। बाई का कितना दिया हुआ है, बाई मैक्स मेरा 20 mm हो जाएगा। यहाँ पर निकालने थे हम x डिस्टेंस अगर मानते हैं तो यहाँ पर का मोमेंट निकाल लेते हैं mx पे, तो मोमेंट हो जाएगा यहाँ से वैल्यू, ये मैक्सिमम हो जाएगा और y मेरा दिया हुआ था। तो इसी फार्मूला पे हम लोग बैठा देना, सिग्मा इज इक्वल टू m डिवाइड बाई आई इंटू बाई मैक्स। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद सिग्मा का वैल्यू आ रहा है। सिग्मा का वैल्यू कितना आ रहा है सोल्व करने के बाद मेरा, सिग्मा का जो वैल्यू आ रहा है वो 21 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, 21 mn न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज बी। सिंपल फार्मूला पे सिर्फ इसको सोल्व करना था, फार्मूला याद रखना चाहिए बस, m डिवाइड बाई आई टू बाई मैक्स सिग्मा इज इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ये पूछ रहा है द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सो इन फिगर रिप्रेजेंट, शियर स्ट्रेस किसका रिप्रेजेंट करता है। हम लोग जानते हैं कि शियर स्ट्रेस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है विड्थ का, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, रिलेशन है। शियर स्ट्रेस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विड्थ का। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ किसका हो रहा है, यहाँ पे विड्थ ज़्यादा होगा, यहाँ पे शियर स्ट्रेस कम रहा इस पोर्शन पे, मतलब यहाँ पे विड्थ ज़्यादा होगा। तो अब फिगर देखते हैं किस में आएगा जहाँ पे ज़्यादा, तो यहाँ पर। और दूसरी बात ये है कि यहाँ से ये घटते जा रहा है, मीन्स यहाँ से घटते जा रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट कम गया, तो डायरेक्ट कम गया। इसका अगर डायग्राम देखा जाए शियर स्ट्रेस का, तो इसका क्या कैसा होता है, इस तरह से होता है, हम लोग जानते हैं। आई सेक्शन का कैसा होता है, आई सेक्शन का इस तरह से होगा, इसका ही होगा जो इस तरह से बन सकता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो बनेगा ये मेरा ए का ही फिगर है, क्योंकि इस ये जो फिगर हो गया वो टी सेक्शन का, दैट इज प्लस साइन का है शियर स्ट्रेस डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 285 नंबर। 3 हिंज आर्क सो इन फिगर विल हैव वैल्यू ऑफ एच, एच का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। हैविंग मोमेंट, एच का वैल्यू पूछ रहा है, लोड लग रहा है यहाँ पे, तो एच का वैल्यू पूछ रहा है कितना। करते हैं सपोर्ट मोमेंट निकालते हैं। सपोर्ट मोमेंट निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, तो मोमेंट एट सी बराबर 0 कर देते हैं। यहाँ से 0 करेंगे तो आर ए और आर बी का वैल्यू निकल जाएगा, आर ए और आर बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो आर ए का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ रहा है मेरा, आर ए का वैल्यू यहाँ से 60 आ रहा है, ये मेरा 20 आ रहा है। तो अब एच का वैल्यू पूछ रहा है, एच का वैल्यू पूछ रहा है। अगर इसको हम एम सी पर फिर से 0 करते हैं तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, एच इंटू 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर 20 लग रहा था मेरा, तो 20 इंटू ये डिस्टेंस 8 हो गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एच का वैल्यू मेरा कितना हो गया, 4 5 20 8 5 40, बोले तो 40, दैट इज सी। यहाँ पे इतना ही रहने देते हैं। ये पार्ट में हम लोग देखें 255 से लेकर के 285 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए। नेक्स्ट पार्ट में फिर से इससे आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि लगभग 1 घंटा का समय हो चुका है, इससे ज़्यादा सॉल्व करेंगे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो हम लोग इतना ही क्वेश्चन इसमें रहने देते हैं। 255 से लेकर के 285 तक के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। अगला पार्ट में फिर से हम लोग 285 से आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के इस वीडियो को यहीं पे हम लोग अंत करते हैं।